एक जानिब टी20 वर्ल्ड कप 2024 का बिगल बज चुका है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो इस वक्त इंग्लैंड के अंदर मौजूद है उसके लिए भी एक खतरे की घंटी बज चुकी है। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करता धरता जिन्होंने जनवरी के अंदर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंट्रोल संभाला था और अपनी अना के लिए, अपनी जिद की खातिर पाकिस्तान की टी20 टीम का बेड़ा गर्क किया था, तो अब वर्ल्ड कप शुरू होने से सिर्फ 13 दिन पहले अगेन पाकिस्तान के जो क्रिकेट के सर्कल्स हैं उनके अंदर यह डिस्कशन होना शुरू हो चुकी है कि आया टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान के ओपनर्स कौन होंगे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी को दोबारा से चांस दिया जाए या फिर साइम अयूब के साथ मोहम्मद रिजवान से ओपनिंग करवाई जाए। और इसके अलावा अब चूंकि जो नए कोच हायर किए गए हैं और साउथ अफ्रीकन लेजेंड गैरी क्रिस्टन साहब, जिन्होंने 2011 में इंडिया को ओडीआई वर्ल्ड कप का चैंपियन बनवाया था और इस वक्त वो आईपीएल की टीम गुजरात टाइटंस के साथ थे। वो गुजरात टाइटंस जो 2022 में पहली दफा आईपीएल खेलने के लिए आते हैं और 2022 में ही चैंपियन बन जाते हैं। फिर 2023 में ये टीम फाइनल तक जाती है और इस साल 2024 में गुजरात टाइटंस जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई तो नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी गैरी क्रिस्टन जो है उन्हें बहुत ज्यादा हाई रेट किया जा रहा था और अब गैरी क्रिस्टन भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आइंदा चंद घंटे के बाद ज्वाइन कर लेंगे। तो अगेन ये कहा जा रहा है कि एक नई ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला टी20 मैच जो इंग्लैंड के साथ 22 तारीख को खेला जाना है इसके दौरान आजमाएगी। और वो जोड़ी कौन सी हो सकती है, उनके स्टैट्स क्या हैं टी20 क्रिकेट के अंदर, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक और कंसर्न है कि आयरलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान ने मैचेस खेले और पहले टी20 मैच की बात की जाए तो पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा और 2 पाकिस्तान के पास स्पिनर्स थे जिनमें इमाद वसीम और शादाब खान थे, जबकि जो सेकंड एंड थर्ड टी20 मैच था उसके ऊपर निगाह डाली जाए तो पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा और जो स्पिन ऑलराउंडर्स थे वो इमाद वसीम और जनाब साइम अयूब थे। लेकिन अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि साइम अयूब जो हैं वो पहले टी20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो प्लेइंग 11 है उसका हिस्सा नहीं होंगे बल्कि किसी और को चांस दिया जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए कंसर्न यह है कि फिर पाकिस्तान किस बॉलिंग लाइनअप के साथ इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उतरेगी। और हारिस रऊफ वो भी मुकम्मल फिट हो चुके हैं। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले वो 90% तक रिकवर कर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चांस नहीं लिया कि ये ना हो ये मुकम्मल फिट ना हो तो बाद में वर्ल्ड कप के दौरान इनको किसी किस्म का कोई दर्द जो है वो दोबारा से महसूस हो। और जिस तरह से वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में जब आखिरी 4 ओवर बाकी थे और पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आ चुका था तो शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग के लिए आते हैं और जनाब अपने तीसरे ओवर को जब वो कंटिन्यू करते हैं तो उनको अगेन जो लेग है उसके अंदर दर्द महसूस होता है और वो बाद में जनाब जो फील्ड थी उसको छोड़कर चले गए थे। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नजर में यह चीज थी कि हम वर्ल्ड कप 2024 के चैंपियन बनेंगे और 2024 के चैंपियन बनने के लिए जो चीजें हमारी इन लाइन होनी चाहिए उनमें हारिस रऊफ का मुकम्मल फिट होना भी जरूरी है। सो अब जनाब पहले टी20 मैच के अंदर पाकिस्तान हारिस रऊफ को भी जगह देगा। जब हारिस रऊफ को जगह मिलेगी तो टीम से बाहर कौन होगा, यह अगेन पाकिस्तान के लिए कंसर्न है। इसके अलावा साइम अयूब को अगर पाकिस्तान बाहर कर रहा है जो कि इस वक्त 95% तक कंफर्म हो चुका है, तो फिर जनाब जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं उनमें पाकिस्तान को कोई एक ऐसा लड़का चाहिए जो 1 से 2 ओवर्स जो है वो फेंक सके। अगर किसी बॉलर का बुरा दिन है तो उसको ओवर्स का कोटा अगर पूरा नहीं करवाया जाता तो उसकी जगह पर ये जो बॉलिंग है वो कर सके। सो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम किन डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई आउट करने की जानिब जा रही है, पहले टी20 मैच के अंदर क्या कुछ हो सकता है, सारी डिटेल जनाब आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। और अगर आप हमारी वीडियो के साथ एग्री करेंगे और या डिसएग्री करेंगे तो फिर भी कमेंट सेक्शन जो है वो आप लोगों के लिए है। अपनी मोहब्बत, अपने जो व्यूज हैं और अपने जो कंसर्न्स हैं आप जनाब जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर शो कर सकते हैं। सो अब आते हैं सबसे पहले अगर हारिस रऊफ की बात की जाए, हारिस रऊफ के ऊपर एक टैग लगा हुआ है कि जनाब ये टेपिया है,
इसको मार बड़ी पड़ती है और फिर वर्ल्ड कप 2023 की दास्तान सुनाई जाती है। हालांकि वर्ल्ड कप 2023 को भी जब फेज वाइज डिवाइड किया जाए तो हारिस रऊफ जो है उनको पहले ओवर्स के अंदर बेइंतहा फैंटी लगी, मैं उसको किसी सूरत भी डिफेंड नहीं करूंगा। लेकिन जब लास्ट जो 10 ओवर्स हैं, डेथ ओवर्स की बात की जाए, चूंकि ओडीआई क्रिकेट के अंदर 3 फेजेस होते हैं, पहला 10 ओवर्स का पावर प्ले, उसके बाद मिडल ओवर्स होते हैं जनाब 11वें से लेके 40वें ओवर तक, और फिर 41वें से लेके 50वें ओवर तक तीसरी जो लास्ट फेज है वो देखी जाती है। सो लास्ट फेज के अंदर हारिस रऊफ वर्ल्ड कप 2023 के जो बेहतरीन बॉलर्स हैं उनमें शामिल थे। और अगर टी20 क्रिकेट की हद में देखा जाए तो हारिस रऊफ ने ओवरऑल 64 इनिंग्स के अंदर बॉलिंग की है। टोटल 66 मैचेस उन्होंने खेले, लेकिन 64 मैचेस में उनको बॉलिंग करने का मौका मिला तो इन्होंने 90 विकेट्स हासिल कर रखी हैं। 21.81 इनकी एवरेज है। इकॉनमी रेट जिस जनाब फेज में ये बॉलिंग करने के लिए आते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो बड़ा बेहतरीन है। और स्ट्राइक रेट है इनका 15.9 का, यानी कि हर 15.9 गेंदें फेंककर ये 1 विकेट टी20 क्रिकेट के अंदर हासिल कर चुके हैं। और इसके अलावा अगर इनकी पिछले 2 वर्ल्ड कप और एशिया कप जो टी20 का खेला गया था उसके अंदर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ पाकिस्तान के लिए जो बेहतरीन बॉलर्स थे और उस लिस्ट में शामिल थे। और 21 की एवरेज थी इनकी, 7.3 का इकॉनमी रेट था और 8 विकेटें इन्होंने हासिल की। इसके बाद एशिया कप 2022 की बात की जाए तो 19 की एवरेज, 7.6 का इकॉनमी रेट के साथ इन्होंने 8 विकेटें अगेन हासिल की। देन टी20 वर्ल्ड कप 2022 की बात की जाए, अब पूरे का पूरा जो मीडिया है उसको ये तो याद है कि हारिस रऊफ को जनाब 2 छक्के जो हैं वो विराट कोहली ने लगाए थे। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड कप और फाइनल्स के अंदर भी हारिस रऊफ के स्टैट्स को स्टडी किया जाए तो हारिस रऊफ ने 22 की एवरेज, 6.8 के इकॉनमी रेट के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2022 में 8 विकेटें हासिल की थी। और इसके अलावा अगर फाइनल्स की बात की जाए, यानी कि बड़े मैचेस की बात की जाए, तो एशिया कप 2022 का फाइनल पाकिस्तान को शिकस्त मिली, लेकिन इस फाइनल के अंदर हारिस रऊफ ने 4 ओवर किए, यानी कि 24 गेंदें फेंकी और 29 रन इनको लगे थे, 3 विकेटें इन्होंने हासिल की। दैट मींस के ऑलमोस्ट 7 का इनका इकॉनमी रेट था। उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल की बात की जाए, पाकिस्तान ने थोड़ा स्कोर किया लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने जान मारी और उनमें भी हारिस रऊफ जो हैं वो सफे अव्वल के ऊपर थे, यानी कि पहले नंबर के ऊपर थे। 4 ओवर इन्होंने किए, यानी कि 24 गेंदें फेंकी और इन 24 गेंदों के ऊपर 23 रन इन्होंने खाए और 2 विकेटें भी इन्होंने कीमती जो हैं वो हासिल की थी। सो लेस देन 6 के इकॉनमी रेट के साथ वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में हारिस रऊफ जो हैं वो बॉलिंग कर चुके हैं। और इसके अलावा टी20 क्रिकेट के जो डेथ ओवर्स हैं, यानी कि 16वें से लेकर 20वें ओवर तक की बात की जाए तो जब से हारिस रऊफ का डेब्यू हुआ है, 2020 की बात कर रहा हूं, 2020 से लेकर अब तक जिस बॉलर ने डेथ ओवर्स में 16वें से लेकर 20वें ओवर तक 600 से ज्यादा गेंदें फेंकी हैं, उनमें पहले नंबर पर पता कौन है? हमारे अपने मुल्क का टेपिया हारिस रऊफ, जिसे हम ट्रोल करते हैं। सो हारिस रऊफ ऑलमोस्ट 8.03 की इकॉनमी रेट के साथ बॉलिंग कर चुका है डेथ ओवर्स में। सो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट को पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाना है। और अगर आयरलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी लास्ट मैच की, तो उसमें हसन अली बाहर होंगे और हारिस रऊफ जो हैं वो इन हो जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान का कंसर्न ये है कि हम शादाब को इन करें या इब्रार अहमद को इन करें। अब साइम अयूब को अगर पाकिस्तान बाहर कर रहा है तो पहला चांस जो बनना चाहिए वो शादाब का ही है। और शादाब एज अ बॉलर इस वक्त पाकिस्तान के लिए उतने कामयाब नहीं है जितने वो एज अ बैट्समैन है। सो अब अगर पाकिस्तान शादाब को सिर्फ इसलिए खिलाता है कि ये एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेले, ये चौथे या 5वें नंबर या छठे नंबर के ऊपर भी बैटिंग करे या मतलब किसी भी पोजीशन के ऊपर बैटिंग करे, लेकिन जब इसको बॉलिंग दी जाए तो 1 से 2 ओवर पाकिस्तान के लिए फेंक ले, तो वहां पर जो शादाब हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़े जनाब सूदमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जनाब शादाब को एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर खिलाना है तो फिर भाईजान माफी दीजिएगा, शादाब की बजाय इब्रार को खिला लें, क्योंकि इब्रार शादाब से ज्यादा खतरनाक बॉलर है। और इब्रार के साथ पहले भी ज्यादती की गई कि इनको डेब्यू के बाद सिर्फ 1 मैच खेलने को मिला है, जबकि पाकिस्तान ने इब्रार के डेब्यू के बाद पता कितने मैचेस खेलने? 4 न्यूजीलैंड के खिलाफ या 3 कर लें, क्योंकि
सेकंड T20 मैच के अंदर इनको बॉलिंग करने का मौका मिला था, सो वो उनकी डेब्यू इनिंग थी। 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ और 3 आयरलैंड के खिलाफ। लेकिन इनको कितने मैचेस मिले? एक, सिर्फ एक। सो अब भाईजान मेहरबानी कीजिएगा, फ्रंट लाइन स्पिनर जो है उसको चांस दें, उसको खिलाएं, ताकि आपको पता चले कि ये वर्ल्ड कप के दौरान क्या कुछ कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि हमारा जो मिस्ट्री स्पिनर है वो जाएगा और जाते साथ ही तबाही मचा देगा, क्योंकि उसको कंडीशंस उस तरह की मिलेंगी। भजन अगर मैच प्रैक्टिस नहीं होगी तो किस तरह से तबाही मचाएगा? वरुण चक्रवर्ती एक भारत के स्पिनर थे, 2021 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए थे। क्या हुआ था उनके साथ? रिजवान और बाबर ने किस तरह से उनकी धुलाई की थी, वो भी सबको याद है। वो मिस्ट्री स्पिनर अब आईपीएल के अंदर तो बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कहीं पे भी नहीं है। तो कहीं हमारे मिस्ट्री स्पिनर का भी ये हाल ना हो, इसलिए मेहरबानी कीजिएगा, इब्रार को आप बॉलर एज अ बॉलर खिलाएं। और अगर आपने शादाब को एज अ बॉलर खिलाना है ना, तो फिर भाईजान वर्ल्ड कप के दौरान आपको अच्छी खासी जो मार है ना वो पड़ने वाली है। इसके बाद जनाब जो हमारा मेन टॉपिक था, ओपनर साइम अयूब को चांस मिला पाकिस्तान टीम के लिए खेलने का, और इनको एज एन मिडल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया गया। नंबर 4 पोजीशन के ऊपर इनको बैटिंग करने का मौका मिला 2023 के अंदर। बाद में जनाब जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीरीज खेली, वहां पर ये एज एन ओपनर खेले, बल्कि एज एन ओपनर अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैचेस खेले और नंबर 4 पोजीशन के ऊपर बैटिंग की। लेकिन मोहम्मद हफीज साहब और ज़का अशरफ साहब की मैनेजमेंट थी, इन्होंने साइम अयूब को उठाया और उठाकर ओपनर बना दिया। हालांकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम मिडल ऑर्डर का था, पाकिस्तान के बॉलर्स उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारी आंखों के सामने धूल झोंकी गई कि जनाब पाकिस्तान का T20 क्रिकेट के अंदर जो कंसर्न है ना, वो एज ओपनिंग पोजीशन है। हालांकि हमारे जो ओपनर्स हैं बाबर और रिजवान, इनके स्टैट्स को स्टडी किया जाए तो 51 इनिंग्स में इन्होंने ओपनिंग की ही, 18 दफा 50 प्लस का जो स्टैंड है वो इन्होंने प्रोवाइड किया, और जनाब 8 दफा ये दोनों जो हमारे बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाई और 5 दफा 150 प्लस की पार्टनरशिप लगा चुके हैं। और अगर 90 प्लस को भी इंक्लूड कर लिया जाए एज एन ओपनर, तो 10 दफा इन्होंने जनाब 90 प्लस इनिंग्स की जो पार्टनरशिप है वो लगाई हुई है। लेकिन हमें कहा गया कि हमारा कंसर्न ओपनिंग है, हमने साइम अयूब को चांस दिया। पूरे पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम आपके इस एक्सपेरिमेंट को बैक करते हैं। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया कि पहली सीरीज खेली, उसमें 4 मैचेस में इनको बैटिंग करने का मौका मिला, टोटल 39 रन स्कोर किए, और 39 में से भी एक मैच के अंदर जो पहला मैच था इनका, इन्होंने 8 गेंदों के ऊपर 27 रन बनाए थे। सो बाकी मानदा 3 मैचेस के अंदर इन्होंने कितने रन स्कोर किए? सिर्फ और सिर्फ 12। इसके बाद इनको अप्रैल में जब न्यूजीलैंड की स्कूल के बच्चे पाकिस्तान खेलने के लिए आए तो अगेन चांस दिया गया एज एन ओपनर। 4 मैचेस इन्होंने खेले, 57 रन स्कोर किए, 14.25 की इनकी एवरेज और 129.54 का स्ट्राइक रेट था। ये तो वही स्ट्राइक रेट हो गया जो बाबर और रिजवान का है। हाँ, बाबर और रिजवान एवरेज के हिसाब से साइम से 100 दर्जे बेहतर है, क्योंकि वो 50 प्लस की एवरेज से खेलते हैं, और ये भाईजान जनाब 14.25 की एवरेज के साथ खेलकर कह रहे हैं कि मैंने अपनी जो जिम्मेदारी है ना वो अदा कर दिया, क्योंकि मैंने पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाना था, मैंने दिखाना था कि मैं छक्के मारूं हवा के साथ, चाहे मेरा बल्ला जो है वो टकरा रहा है, लेदर बॉल कहीं पर है, मेरी आंखें कहीं पर है, मेरा बल्ला कहीं पे जा रहा है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन मैंने ये दिखाया है कि जनाब मैंने जाते साथ ही बल्ला जो है ना उसको हवा में जनाब उछाला है, तो भाईजान उस हवा में उछालने का फायदा तो पाकिस्तान को कोई ना हुआ है। जनाब पाकिस्तान ने फिर आपको चांस दिया, आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस मिले और इन 3 मैचेस में एक दफा आपने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन अगेन आपका कंसर्न वो है कि एक इनिंग में आपने 45 रन कर लिए, लेकिन बाकी 2 मैचेस के अंदर क्या किया? सो पाकिस्तान जब ये सोच रहा है कि जनाब हम साइम अयूब को बाहर बिठाएं और किसी नए ओपनर को ट्राई आउट करें, तो वहां पर फखर जमान का नाम लिया जा रहा है, और ज्यादातर पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि फखर जमान को एज एन ओपनर खिलाया जाए। उस्मान खान का कैरियर आप तबाह करेंगे अगर आप उनको अभी एज एन ओपनर चांस देंगे। तो भाईजान आपने कभी उस्मान खान को स्टडी किया है? आपको सिर्फ जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 4 से 5 मैचेस हैं वो याद हैं, और उनमें भी आप भूल गए हैं कि उस्मान खान ने किस पोजीशन के ऊपर बैटिंग करते हुए रन जो हैं वो स्कोर किए थे। लेकिन हम आपको याद दिलवाएंगे और आपको बताएंगे कि उस्मान खान ने T20 क्रिकेट में जब टॉप 3 यानी कि एज एन ओपनर या नंबर 3 पोजीशन के ऊपर बैटिंग की है, तो इन्होंने 23 इनिंग्स में बैटिंग की और 933 रन इन्होंने स्कोर किए, 49.10 की एवरेज और 159.76 के स्ट्राइक रेट के साथ, और 23 इनिंग्स में सेंचुरियां पता है इन्होंने कितनी दागी हैं? 4। इसके बाद जब इनको टॉप 3 से निकाला जाता है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 तक जब इन्होंने बैटिंग की है ना,
तो 12 इनिंग्स में इनको बैटिंग करने का मौका मिला, सिर्फ 239 रन इन्होंने स्कोर किए, 21.72 इनका एवरेज है और 116.0 इनका स्ट्राइक रेट है और कोई सेंचुरी इनके नाम के आगे नहीं है। तो भाईजान उस्मान खान तो एज एन ओपनर पाकिस्तान के लिए कामयाब हो सकते हैं। अच्छा चलें, एज एन ओपनर आपने नहीं खिलाना तो नंबर 3 पोजीशन के ऊपर खिला लें, बाबर और रिजवान से ओपनिंग करवा लें। लेकिन फिर आपने ये कहना नहीं नहीं जनाब, पाकिस्तान का कंसर्न जो है वो ओपनर है, हमें अटैकिंग इंटेंट वाला चाहिए। तो अटैकिंग इंटेंट वाला उस्मान खान है तो सही, उसके T20 क्रिकेट के स्टार्ट्स बता तो रहे हैं कि जनाब जब ये टॉप 3 के अंदर खेलता है तो तब 160 के स्ट्राइक रेट के साथ लेदर बॉल को ये ग्राउंड के बाहर फेंकता है। और जहां तक फखर जमान की बात है तो फखर जमान ने जो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट के अंदर 36 इनिंग्स के अंदर ओपनिंग की है ना, तो इन्होंने 22.56 की एवरेज और 136.24 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 812 रन स्कोर किए हैं। जबकि पिछले 12 मैचेस जो फखर जमान ने T20 इंटरनेशनल में खेले हैं ना, वो एज अ नंबर 4 पोजीशन बैट्समैन खेले हैं और यहां पर इन्होंने 12 मैचेस के अंदर 369 रन स्कोर किए हैं, 30.75 और 159.05 के स्ट्राइक रेट के साथ। सो अब जनाब फखर जमान सेटल हो चुके हैं नंबर 4 पोजीशन पर, लेकिन हमने उनको उठाकर ओपनर खिलाना है और जो ओपनिंग या वन डाउन पोजीशन वाला बैट्समैन है हमने उसको जबरदस्ती नंबर 4 पोजीशन के ऊपर खिलाना है, क्योंकि हमने तो एक्सपेरिमेंट करने हैं, हमने तो नए तजर्बे करने हैं। और वो नए तजर्बे जब पाकिस्तान को भारी पड़ेंगे तो हम कहेंगे कि जनाब कप्तान को सैक कर दो, कोच को सैक कर दो, फलाना जो चीफ सेलेक्टर था उसको सैक कर दो, और अब जो नई मैनेजमेंट हम लेकर आ रहे हैं ये अच्छी प्लानिंग के साथ चलेगी, 4 साल इनको देंगे और फिर होगा क्या कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अगेन पाकिस्तान कैल जो है वो लगेंगे, फिर कप्तान सैक होगा, कोच सैक होगा और चीफ सेलेक्टर सैक होगा। इसी तरह से जो साइकिल है वो चलता रहेगा और हमें क्रिकेट फैंस को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का, समझते हैं ना। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।